बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे हम पहले। इसकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन किसकी डिस्कवरी, किन रेस की डिस्कवरी हुई थी कि बाद में प्रोटॉन पार्टिकल्स का उनको नाम दे दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज ए कैथोड रेस, बी कैनाल रेस, सी एक्स रेस, डी अल्फा रेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज कैनाल रेस। कैनाल रेस जब डिस्कवर हुई थी, गोल्डस्टीन ने कैनाल रेस को डिस्कवर किया था, तो उसके बाद उसने उनको पार्टिकल्स का नाम दे दिया था प्रोटॉन का। सेकंड स्टेटमेंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। इनमें से सबसे ज़्यादा सरायत पजीर कौन सी है। सरायत पजीर मतलब मादे के अंदर सबसे ज़्यादा नफूस पजीर मतलब अंदर तक जाने वाली कौन सी रेज है, तो वो न्यूट्रॉन्स हैं। पार्टिकल न्यूट्रॉन्स में हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था मोस्ट पेनिट्रेटिंग। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन न्यूट्रॉन्स। थर्ड वाली स्टेटमेंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय। ऑर्बिट का तस्वुर किसने पेश किया था। फर्स्ट ऑप्शन इज जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने भी नहीं किया था, जे जे थॉमसन ने जस्ट प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की थी। बी रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, उसने ऑर्बिट का जो टर्म थी ऑर्बिट की वो यूज़ नहीं की थी। सी बोहर एंड डी प्लांक। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी बोहर। बोहर ने ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट था वो यूज़ किया था। फोर्थ वाली स्टेटमेंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सबशेल। इनमें से कौन सा शेल 3 सबशेल पर मुश्तमिल है। 3 सबशेल मतलब किस वाला जो नंबर है शेल का थर्ड नंबर है और इसमें 3 ही सबशेल आते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारे पास है के, एल, एम एंड एम। तो थर्ड नंबर पे आता है एम। एम शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सबशेल। करेक्ट ऑप्शन इज डी एम शेल। फिफ्थ वाली स्टेटमेंट है विच रेडियोआइसोटोप इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि ट्यूमर की डायग्नोस के लिए हम यूज़ करते हैं आयोडीन 131। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन आयोडीन 131। सिक्स वाली स्टेटमेंट है व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूस। जैसे कि हमने यूजेस में पढ़ा था कि जब यूरेनियम 235 ब्रेक होता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, नथिंग। तो हमने पढ़ा था उसमें न्यूट्रॉन, हमने देखा भी था रिएक्शन उसमें न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी न्यूट्रॉन्स। सेवन वाली स्टेटमेंट है द पी सबशेल हैज 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब सब शेल से भी छोटा जो होता है वो ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर हमने 6 को इसमें ऑर्बिटल में कंप्लीट करना है तो हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए।
इसका जो ए पार्ट है उसमें पूछा गया है हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन दी आयन। अब पहले तो हम देखते हैं कि इसका फास्फोरस है, एटॉमिक नंबर इसका 15 और मास नंबर इसका 31 -3 इसके साथ लिखा हुआ है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को और ऐड किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हुए हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो प्रोटॉन इसमें कितने हैं? यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 15 है, प्रोटॉन इसके हो गए 15। अब इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 15 ही होने चाहिए थे, लेकिन इसने 3 और गेन किए हुए हैं, तो 15 के अंदर हम 3 और ऐड कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 16। किस तरह से? 31 में से 15 को हम माइनस कर दें, क्योंकि 31 मैथ नंबर है, मैथ नंबर मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन यहाँ पे 15 है, इसके अंदर से प्रोटॉन को माइनस कर दें तो बाकी बचेंगे हमारे पास न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हमारे पास आ गए 16। ये प्रोटॉन 15, इलेक्ट्रॉन 18 एंड न्यूट्रॉन 16। आयन तब बनता है जब किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं आयन। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ। जब भी किसी एटम में से लूजिंग और गेनिंग होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की होती है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व गर्दिश कर रहे होते हैं। तो जब भी किसी ने एटम के अंदर से आना या फिर जाना है तो वो इलेक्ट्रॉन ही आते और जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर ही हम इस 3 को ऐड करेंगे। प्रोटॉन के इक्वल था 15, लेकिन 3 इसके अंदर और इसने 3 लिए हुए हैं, तो 15 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो मतलब इसने लूज किए हुए थे, निकाले हुए थे, फिर हमने 15 में से माइनस कर देना था 3 को, तो हमारे पास आ जाने थे 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इससे गेन किए हुए हैं तो हमारे पास आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। बी वाला इसका पार्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द आयन। इस आयन का नाम क्या है? इसको हम फास्फोरस आयन भी बोलेंगे या फिर हम इसको फास्फाइड भी बोल सकते हैं। सी वाला है पार्ट ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द आयन। अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनानी है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हम इलेक्ट्रॉन को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है बाहर शेल्स में। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने 18 के लिहाज से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनानी है। फर्स्ट शेल K, फिर सेकेंड L एंड देन M और लास्ट वन इज N। नंबर 1, 2, 3 एंड 4। K नंबर 1 है तो मतलब S सब शेल आएगा। नंबर 2 है तो 2 सब शेल इसके अंदर S एंड P। नंबर 3 है तो 3 सब शेल S, P एंड D। नंबर 4 है तो 4 सब शेल आ जाएंगे S, P, D एंड F। अब हमने 18 इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। फर्स्ट सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, K वाला फिल हो गया, K में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और सेकंड वाला बारी आएगी पहले सब शेल की, S वाले की 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसके अंदर। देन हम नेक्स्ट में शिफ्ट कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन अभी भी 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हुए। 6 और 2 8, 8 और 2 10, बाकी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो आ जाएंगे M वाले में। M वाले में पहले सब शेल S फिल होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और P वाले में आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। 2, 2 और 2 6, 2 2 जा 4, 4 और 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 और 6 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह से लिखेंगे? 1 S2, 2 S2, 2 P6, 2 P6, 3 S2, 3 S2 एंड 3 P6, 3 P6। इससे हमें पता चलता है कि ये फर्स्ट वाला 2 पूरा हो रहा है, तो वो K है। 6 और 2 8, 8 L वाले में आ सकते हैं, ये L शेल है, और 6 और 2 ये हमारे पास आ गया M शेल। इसको एटम इसका किस तरह से ड्रॉ करेंगे, आयन हम किस तरह से करेंगे? प्रोटॉन इसके अंदर 15, न्यूट्रॉन इसके अंदर 16, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। M वाले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, L वाले में 8 आ गए, और M वाले में भी 8 ही आएंगे। 6 और 2 8 L वाले में थे, तो इसमें भी हम 8 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। D वाला पार्ट है नेम द नोबल गैस व्हिच हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज द फास्फोरस आयन हैज। उस हमने नोबल गैस का नाम बताना है। नोबल गैस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करती है। 18 वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं वो तमाम के तमाम
आते हैं। और नोबल गैस इससे कौन सी वाली रिलेट करती है, ऑर्गन। जैसे कि हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें एक टेबल है, लास्ट वाला ऑर्गन उसका ऑर्गन है और उसका एटॉमिक नंबर है 18। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 18 वाले से किस नोबल गैस के साथ मिलती है, ऑर्गन के साथ मिलती है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सबशेल विद एग्जांपल ऑफ ईच। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। आपने शेल की और सबशेल की डेफिनेशन कर लेनी है और इसकी एग्जांपल भी दे देनी है आपने। फिफ्थ वाला है, एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर 17, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन के, एल एंड एम शेल ऑफ एटम। अब इसको हम देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, an element has an atomic number 17, how many electrons are present in K, L and M shell of the atom। एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 17। अब हमें बताना है कि उसके K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 17 है तो हमें पता है कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, L में कितने आ सकते हैं, 8 और 2 10 हो जाएंगे। बाकी M में आ तो 32 सकते हैं, लेकिन हमने 17 को कंप्लीट करना है तो ये 10 हो जाएंगे। बाकी बचेंगे 7, तो इसमें आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। 2 + 8 10, 10 + 7 17 इलेक्ट्रॉन। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 एंड M में 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब हमने बात करनी है कि एल्यूमिनियम हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके ऊपर चार्ज भी लगा हुआ है, पॉजिटिव और 3 लिखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो करते हैं वो एटॉमिक नंबर की बेस पे करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका है 13 और इसके ऊपर +3 लिखा हुआ है, मतलब इससे 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए हैं, लूज किए हुए हैं। तो हम इसके अंदर जब 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब 10 के लिहाज से हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनानी है। पहले हम लिखेंगे 1s2, ये हमारे पास कौन सा बड़ा शेल होता है, K वाला। फिर हम L की बारी आ गई 2s2 एंड 2 पे 6, तो ये हो गया हमारे पास L शेल। देखिए 10 कंप्लीट हो रहे हैं, 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो K वाले में हमारे पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और L वाले में हमारे पास आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख दी। और हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल कौन सा वाला बन रहा है, L वाला। और L वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 7 वाला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। फर्स्ट पार्ट है इसका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे इसके लिहाज से। 2 जो है वो K वाला शेल मतलब फर्स्ट वाला, 1s2 हम लिख देंगे, मतलब ये कौन सा वाला शेल है, K शेल। 8 हमें पता है L वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसके हम लिखेंगे 2s2 एंड 2 पे 6 और 2 8, L वाला शेल कंप्लीट हो गया। एंड देन थर्ड 2 है, 3s2 मतलब कौन से वाले शेल में आ जाएंगे, M वाले शेल में। तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो कौन सा वाला बन रहा है, M शेल बन रहा है। बी पार्ट है, इन विच सबशेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। आउटर मोस्ट जो शेल है उसके किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो S सबशेल। देखिए जरा, आउटर मोस्ट शेल M है तो इसके S सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो S सबशेल आ जाएगा। C वाला है, वाई मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम क्यों इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। हमने पढ़ा है कि हर चीज़ खुद को स्टेबल करना चाहती है। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज कर देगा। और मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन रही है उस लिहाज से उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो अब ये लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट आउटर मोस्ट शेल। मैग्नीशियम लूज इलेक्ट्रॉन टू स्टेबल इटसेल्फ, खुद को स्टेबल करने के लिए। जब ये लूज कर देगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए उससे पीछे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो तो कोई भी एटम स्टेबल हो जाता है। 8 वाला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट विल बी नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम वेयर व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन एन इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई भी एटम लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, एंड व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन
इलेक्ट्रिसिटी हम इसको बिजली पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब पेशेंट हैज़ गोइटर, एक मरीज़ है उसको गोइटर है, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड, तो हम उसकी तशखीस किस तरह से करेंगे, हम उसका पता लगाएंगे। आयोडीन 131 एक आइसोटोप है, उसे हम इसका पता लगाएंगे। तो इसका आंसर है आयोडीन 131। 11 वाला क्वेश्चन है गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव फेज। पॉजिटिव फेज मतलब कैनाल रेस की 3 प्रॉपर्टीज आपने कर लेनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी। 12 वाला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में उसके 2 डिफेक्ट हैं, लिखे हुए हैं, आपने वहाँ से कर लेने हैं। फर्स्ट उसका था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज़ करते हैं तो उन्हें आखिरकार एटम के न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। और सेकंड वाला उसका डिफेक्ट ये था कि उसने कहा था कि अगर एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मुसलसल एनर्जी को लूज़ करते हैं तो उन्हें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन हकीकत में वो क्या बनाते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। 13 वाला क्वेश्चन है एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एन ऑर्बिट, जब तक एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है इट डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, तो वो ना ही एनर्जी को खारिज करता है ना ही एनर्जी को जज़ब करता है। व्हेन डज इट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, तो वो कब एनर्जी को खारिज और जज़ब करता है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में इसका आंसर है, बोहर ने बताया था कि एक एटम कब एनर्जी को जज़ब और खारिज करता है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में जो हमने उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे, जो पॉइंट्स थे, उसके 4 वाले पॉइंट इसमें आंसर है। 4 वाला पॉइंट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, जब एक इलेक्ट्रॉन लो वाली एनर्जी वाले ऑर्बिट से हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाता है इट एब्जॉर्ब एनर्जी, तो वो एनर्जी को जज़ब करता है। व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, और जब वो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट से लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में आता है इट रेडिएट्स एनर्जी, तो वो एनर्जी को खारिज करता है। ये इसका आंसर है। 4 वाले पॉइंट में इसका आंसर है। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, हमने अपने